लेखक कह देते हैं। मैं सबसे पहले विपुल शाह आपको मंच की ओर आमंत्रित कर रहा हूं। अभी 2 मिनट बाद वो हमारे साथ आएंगे। तब तक अमित राय हमारे साथ हैं और अमित राय को जो लोग चेहरे से नहीं जानते हैं वो OMG 2 से जरूर जान जाएंगे। कैसे जब बचपन जवानी की तरफ जाने को होता है और जवानी से पहले होता है, तब वो अगर उसमें वो भटक जाए तो उस भटकाव के लिए जिम्मेदार कौन होगा, इसके लिए अमित राय ने अपने किरदार के माध्यम से एक कोर्ट केस कर दिया स्कूल के ऊपर, और पूरी फिल्म जो है वो जो ज्ञान है, वो जो शिक्षा है, वो उन्होंने देने की कोशिश की। इसके लिए उनका समाज की तरफ से, उन बच्चों की तरफ से जिनके भटक जाने की संभावनाएं होती हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। सभी पधारें। विपुल शाह हमारे साथ में हैं और आपने देखा केरला स्टोरी में कि फैक्ट को फिक्शन में बदलकर परोसने का रिस्क जो है वो हर कोई नहीं ले पाता है, लेकिन इसके लिए विपुल ताकत लगती है और ये रिस्क लेने की ताकत उनमें है, और ऐसे इसीलिए शायद उनका नाम विपुल भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अतुल गंगवार हैं। आप लेखक हैं, समालोचक हैं, पत्रकार हैं, हमारे मित्र भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में हरिओम कौशिक हैं। ये ग्राउंड जीरो के ग्राउंड हीरो हैं, हरियाणा से हैं, निर्माता निर्देशक हैं, सुपुआ में हैं। और मैं एक एक करके अब अपने अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले विपुल शाह, आपका स्वागत करने के लिए हमारे साथ में विपुल शाह जी का स्वागत करने के लिए हमारे साथ में नितिन कंवर हैं। थोड़ा स्पीड से। आप तालियां बजा सकते हैं। धन्यवाद विपुल जी। हमारे साथ आज मंच साझा कर रहे हैं, मैंने अभी बताया, सबसे पहले मंच पर उन्हें आमंत्रित किया था अमित राय। शिव कुमार मित्तल उनका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत अमित राय का। जी धन्यवाद। अतुल गंगवार जी का स्वागत करने के लिए हमारे साथ हरीश वशिष्ठ साहब हैं। अतुल गंगवार जी जो हैं वो भारतीय चित्र साधना, जो इन फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती है, उसकी रीढ़ भी कहे जाते हैं। आपका बहुत बहुत अपनों का भी धन्यवाद गंगा साहब। और
हमारे आज के आखिरी मेहमान हरिओम कौशिक हैं। आपका स्वागत करने के लिए अशोक कौशिक को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए, वो आपके हरियाणा के हैं इसलिए भी। धन्यवाद। और फिलहाल मंच और आपके बीच से मेरी भूमिका समाप्त होती है। मैं इस मंच को हैंडओवर करता हूं आज के मॉडरेटर अतुल गंगवार। नमस्कार मित्रों, भारतीय चित्र साधना के द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस फिल्म फेस्टिवल के 5वें संस्करण के हम लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं। और इस मास्टर क्लास में जो आज इस फेस्टिवल की आखिरी मास्टर क्लास कही जा सकती है, उसके बीच में हम विषय निर्देशन है, डायरेक्शन। और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो स्टूडेंट्स सिनेमा देखना, सोचना और बनाना चाहते हैं कि हमारे बीच में विपुल शाह जी, अमित राय और हरिओम कौशिक जैसे लोग बैठे हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिनके माध्यम से हम आज की पीढ़ी यानी हरिओम कौशिक जैसे नवोदित फिल्मकार जो कि आपके बीच हरियाणा के ही हैं, उनके साथ विपुल शाह जी और अमित राय जी के साथ भी डायरेक्शन की बारीकियां सोचने और समझने के लिए। विपुल जी, आपसे शुरू करते हैं। आपने अपने निर्देशन का जो सफ़र है वो नाटकों से किया। आप गुजराती नाटक करते थे और उसके बाद आपका ये जो सफ़र है सिनेमा में पहुंचा। आपने पहले अपने किसी एक नाटक को आपने फिल्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद एक बड़ी फिल्म आंखें करके आई जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी अपनी भूमिका निभाई। वो भी आपके एक नाटक का ही रूपांतर था। हमारे बीच में क्योंकि काफ़ी सारे युवा बैठे हैं और तो एक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और एक जो कॉन्फिडेंस डायरेक्शन का आया, या क्या किस तरीके से हम इसको सहजता से अगर समझे तो जो नवोदित लोग हैं बड़े बड़े इंस्पिरेशन होती है, तो कैसे कर सकते हैं जी। सभी श्रोताओं को, माननीय हमारे मेहमानों को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, ये बात करने का मौका दिया। मैं जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, मैंने कभी कोई कोर्स नहीं किया था, ना मैंने किसी को कभी असिस्ट किया था। मेरी शुरुआत पृथ्वी थिएटर में बैक स्टेज से। मैं बैक स्टेज आर्टिस्ट था। मैं प्रॉपर्टियाँ लेके खड़ा रहता था। हीरो आएगा, उसे प्रॉपर्टी देनी है और वो वापस जाएगा, अपना काम करेगा। पर वहाँ से विंग में से खड़े होके मैं जब देखता था तो मेरे दिमाग में उस प्ले का या उस सीन का एक अलग इंटरप्रिटेशन अपने आप होता था। मुझे लगता था कि ये शायद ऐसे करना चाहिए, या ये लाइट ऐसी होनी चाहिए, या यहाँ म्यूज़िक ऐसे बजना चाहिए। तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे भी डायरेक्ट करना है, मुझे और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करना है। और मैंने डायरेक्ट करना शुरू किया और मेरा पहला जो प्ले मैंने डायरेक्ट किया वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। तो फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, लोगों का आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। उसके बाद मैंने काफ़ी काम किया। मैंने टेलीविज़न भी बहुत किया है। डेली सोप, भारत का जो सबसे पहला प्राइम टाइम डेली सोप था, एक महल व सपनों का, वो मैंने बनाया। सेम टीवी में भी मेरी जर्नी सेम रही। मैंने कुछ डायरेक्टर्स का काम देखा और मैंने कहा अगर इसे डायरेक्शन कहते हैं तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि डायरेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है, डायरेक्शन की कोई थियरी नहीं है। ज़रूर एक टेक्निकल समझ होना बहुत ज़रूरी है। फिल्म मेकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारे टेक्निकल पहलू होते हैं, लेकिन उसका जो कोर है, डायरेक्शन का जो कोर है, उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ट्रेनिंग लिए तो बहुत अच्छी बात है,
पर अगर नहीं मिली है तो उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर वो फीलिंग है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सिनेमा के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से कुछ कहने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्टर हैं। अच्छे या बुरे वो जनता तय करेगी या फिल्म बनने के बाद तय होगा, लेकिन आप डायरेक्टर हैं और उसी को फिर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अनुभव एक चीज़ है और अनुभव के साथ हर डायरेक्टर और भी बहुत कुछ सीखता है और बहुत बस आज भी मुझे लगता है कि मैं सीख रहा हूँ। अगली फिल्म भी जो मैं डायरेक्ट करूँगा तो मुझे नहीं पता कि वो मैं कैसे शूट करूँगा, मुझे आज नहीं पता। मुझे लगता है शायद हर डायरेक्टर के दिमाग में यही होता है जब वो कि अगली फिल्म बनेगी कैसे, मुझे तो पता ही नहीं है, पर वो रास्ता अपने आप निकल जाता है। अगर आप एक कहानी कहना चाहते हैं तो आप अपना एक विजन ढूंढ लेंगे। जी अमित जी, विपुल जी ने बात की विज़न की, और एक ये बताया कि डायरेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ सीखा हो, कहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आपके पास विजन है, सोच है और आप उसको एक्सक्यूट कर सकते हो, आप डायरेक्टर बन सकते हैं। आपकी चर्चा बहुत हो रही है आजकल, क्योंकि ओ माय गॉड 2 विषय वस्तु को लेकर, और अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए जो सफलता का पैमाना किसी डायरेक्टर के लिए माना जाता है, तो वो फिल्म उस स्तर पे भी सफल है। लेकिन आपकी एक बेहतरीन फिल्म है जो आपकी पहली फिल्म थी, जहाँ से यहाँ तक पहुँचने का आपका 10 साल का सफर लगभग लगा, OMG 2 तक पहुँचने में, रोड टू संगम। तो ये एक ऐसी फिल्म है जो मैंने भी अभी आज ताज़ा देखी और मुझे लगा कि इतनी चर्चा आपकी उस समय क्यों नहीं, क्योंकि वो एक बेहतरीन क्राफ्ट और बेहतरीन फिल्म और एक बेहतरीन आइडिया था। तो एज ए डायरेक्टर ये जो आपकी जर्नी है, इसमें एक कमर्शियल एंगल, क्योंकि विपुल जी के साथ तमाम बड़ी फिल्में शुरू से जुड़ी हुई हैं। अक्षय कुमार के साथ 4 फिल्में आपने की हैं, और आपको रोड टू संगम टू यहाँ पहुँचने में 10 साल जो लगे अक्षय कुमार तक पहुँचने में। तो आपके जो सिनेमा की एज ए डायरेक्टर जर्नी है या जो स्ट्रगल है, थोड़ा बताएं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं और इसको समझना भी चाहते हैं। ये कोई मनोरंजक कथा नहीं है, वो तो उससे कोई मनोरंजन नहीं उत्पन्न होगा। पहले तो साधुवाद, आप लोगों ने आमंत्रित किया और इस मंच को जगह दी बोलने के लिए। आपने बहुत कमाल की फिल्म बनाई है सर, सामूहिक तौर पे ये कह रहा हूँ। पहली फिल्म जैसे पहला प्यार सबका बड़ा ये होता है ना, पहली फिल्म ऐसी ही होती है कि आप पहले प्यार जैसी होती है कि उसके प्यार में कोई, उससे प्यार से कोई बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ कि मुझे लगा था पहली फिल्म हो गई है तो शायद दूसरी फिल्म हो जाएगी, क्योंकि एक बार आपने एक फिल्म बना ली है, उसकी चर्चा कर रहे हैं लोग, लेकिन वो दूसरी फिल्म बनते किसी ने काम ही नहीं दिया, फिर बहुत समय लग गया उसको। मुझे लगता है सफलता का पैमाना सबके लिए अपने अपने हिसाब से होता है, वो आप व्यक्तिगत रूप से कैसे लेते हैं। अगर मैंने पहली फिल्म के बाद ये मान लिया होता कि अब ये सफलता हो गई है तो ये फिल्म कभी नहीं मिलती और कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाता मैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को आंक कर रखें कि आप खुद कहाँ खड़े रहते हैं। जिस दिन आपने तय कर लिया कि ये आपका पड़ाव है, वहीं उसी दिन आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। ये एक जीवन भी बहुत कम है पूरे जीवन में सीखने और समझने के लिए। मुझे हमेशा इस बात का खंत होता है कि इतना छोटा जीवन क्यों है, और जो कहानी आप सोच रहे हैं उसको कहने के लिए पूरा एक जीवन व्यापक है क्या। आप वो कुछ कह ही नहीं पाएंगे, मतलब जब तक आपको समझ आती है, आप जब तक डायस पर आते हैं, तब तक आपका समय जो होता है वो एकदम मुट्ठी भर रह जाता है। जैसे वो वीडियो गेम में होता है कि जब आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं तो एक ही लाइफ बची है, और फिर आप खेलते खेलते सोचते रहते हैं यार ये बचाओ, लाइफ भी बचाना है, परफॉर्म भी करना है। एट द सेम टाइम एज अ डायरेक्टर, हर डायरेक्टर को, जैसे इनको भी लगता है मुझे, हम आजीवन विद्यार्थी के रूप में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग की आपको डिग्री मिल गई तो आपके पीछे आप सिविल इंजीनियर हो गए। फिल्मों में ऐसा नहीं होता कि आपने एक फिल्म डायरेक्ट कर दी तो आप डायरेक्टर हो गए, ऐसा नहीं होता। इस पर कोई स्टैंप नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, ये खुला हुआ मंच है। जो आपके पीछे आते हैं वो आपसे ज़्यादा बेहतरीन कलाकार होते हैं या परफॉर्मर होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो आपसे ज़्यादा काम करते रहते हैं। कंपेरेटिव यहाँ स्टडी आप नहीं कर सकते कि किसी ने 4 फिल्में की, आपने 2 ही फिल्में की या 1 ही फिल्म की, ये तो बिल्कुल बेमानी है। जहाँ तक मुझसे पूछेंगे अगर डायरेक्शन के बारे में कि आप किस तरह देखते हैं, तो मुझे ऐसे जब मेरे रहते जो मुझे समझ में आया, मुझे लगा डायरेक्शन आप जो स्टेज पे, मतलब जहाँ नाटक के थिएटर में कर रहे हैं, प्रोसीनियम में या फिल्म सेट पे कर रहे हैं, ये डायरेक्शन एक्चुअली है ही नहीं। ये डायरेक्शन एक्चुअली है ही नहीं। उसको छोड़कर बाकी जीवन में जो आपके चलता रहता है ना, वो एक्चुअली डायरेक्शन।
मैं यहाँ से जब गया पिछले सत्र के बाद निकलने के बाद, तो मैं उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने पीछे से पूछा ये सेंसर बोर्ड का क्या लफड़ा है, ये मैंने एक फिल्म बनाई है और वो लोग फिल्म पास नहीं कर रहे हैं। पता नहीं मेरे को छोड़कर और कितने लोग उसके बारे में सोच रहे होंगे। मैं उनको ढूंढ रहा था कहाँ गया वो आदमी, क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं दिए पीछे कौन क्वेश्चन कर रहे थे। उड़ीसा से थे शायद। अब मुझे लगता है कि क्यों आप अलग हैं या क्यों आप दूसरों की तरह नहीं हैं। अगर आपको किसी का दुख दिख ही ना रहा हो, किसी की प्रेम कहानी सुन के आप में रोमांच आ ही ना रहा हो, किसी भूखे आदमी को देख के आपको अन्न का महत्व समझ में ही ना आ रहा हो, कहीं भी देखकर आपको कोई फील ही ना हो रहा हो, तो आप यहाँ हैं ही क्यों? आप इसीलिए यहाँ हैं क्योंकि आपकी संवेदना का स्तर चींटी से लेकर हाथी तक सामान्य है। सबको देखने का जो ये नज़रिया आपका एक समान है। आपको चींटी का दुख भी उसी तरह महसूस हो रहा है जिस तरह दुख आपको हाथी का महसूस होगा अगर उसको मार के दांत काट रहे हो उसका। तो मुझे लगता है डायरेक्शन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी विधा से या किसी चीज़ से सीख कर आते हो। अगर आप अपनी मम्मी के लिए खाना भी अच्छा बनाते होंगे, अगर वो बीमार होगी और वो खाते बोलती बहुत अच्छा बनाया है, तो भी आप डायरेक्टर हैं। अगर आप अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा लेते हैं और वो बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है, तो भी आप डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर बनने के लिए कोई ऐसे प्रस्थापित सिस्टम नहीं है जिसमें आप उसको अप्रूवल मिले आपको कि आप डायरेक्टर हैं। आप देख लीजिए कमाल के जो निर्देशक हैं, आप पीछे जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो निर्देशक क्यों अच्छे हैं। आप किसी स्पीलबर्ग को भी, किसी को भी आप मीमांसा करके देख लीजिए कि भाई ये डायरेक्टर बहुत अच्छा है, तो फिर आप बाकी चीज़ें जब देखेंगे पता चलेगा अरे यार ये डायरेक्टर इसलिए अच्छा है क्योंकि उसका अप्रोच करने का तरीका दूसरों से अलग है। और फिर आपको पता चल जाता है कि डायरेक्टर क्यों अच्छा है। काम तो बोलेगा ही, आपको लग रहा है कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ी और आपने डायरेक्ट करके उसको फिल्म को डायरेक्ट किया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पास जो खुद है ना, वो जब आप इम्प्लाई करते हैं तब आप साबित होते हैं कि आप डायरेक्टर हैं। जैसे अभी इनकी बात करें अगर हम, क्योंकि ये सामने इसलिए बात कर रहे हैं कि केरला स्टोरी की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सुदीप्तो दा जिस पहले दरवाजा खटखटाया होगा और उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी कहानी, चलो करते हैं। हो सकते हैं ये तीसरे होंगे, चौथे हो सकते हैं, 13वें 14वें, या हो सकते हैं 113वें 114वें होंगे, लेकिन पढ़ते वक्त उनको लगा होगा हाँ ये कहानी थोड़ी अलग है। जो ये देख पा रहा होगा कि इस कहानी में इसका मादा क्या है और इसका कितना व्यापक है ये, और अगर वो फील कर पा रहा होगा किसी भी एक लड़की का दर्द, क्योंकि इस फिल्म को लेकर बहुत सारी चर्चा हुई थी कि फिगर्स को लेकर जो बात करें तो बहुत ही मेरे को बेवकूफ़ाना बात लगी थी। मैं कह रहा था केरला में 3000 नहीं, अगर 3 लड़कियां भी कन्वर्ट की गई हैं तभी भी प्रॉब्लम वही रहता है, तभी भी केरला स्टोरी का होना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। 3 नहीं, 1 भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी उतना ही महत्व रहता है। तो फिगर की बात ही नहीं है। तो वो अगर आप देख पा रहे हैं तो भी आपका कार्य सिद्ध हो। ये मेरा बड़ा बेसिक फंडा है, पता नहीं मैं कितना समझा पाया। जाहिर है कि जिस मंच पर हम बैठे हैं और जिन विद्यार्थियों के सामने या जिन लोगों के सामने हम बैठे हैं, तो एक कहीं ना कहीं झिझक होती है, एक डर होता है। करना सब चाहते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है, इसको हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है कि जितना सहज करके, जैसे आपने अपनी बात कही और विपुल जी की क्योंकि एक भूमिका रहती है, जैसे आपने कहा ना कि सुदीप्तो सेन जी को कितने प्रोड्यूसर के बाद विपुल शाह मिले होंगे, और विपुल शाह क्योंकि एक डायरेक्टर भी रहे हैं आप बड़े, और उसके बाद आपने एज ए प्रोड्यूसर कई बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, मतलब उनका स्तर भी कमर्शियल मार्केट में जैसे कहते हैं। आपको केरला स्टोरी में जो क्या वही संवेदना लगी, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर जो आपका ट्रैक एज ए डायरेक्टर है, केरला स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, मतलब विषय की दृष्टि से, कैनवस की दृष्टि से, तो आपने वो चीज़ उसमें समझी जो जिसका जिक्र अभी अमित भाई कह रहे थे। नहीं देखिए, अमित ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपके अंदर वो संवेदना है और वो संवेदना अगर आप फील करते हो चींटी से लेके हाथी तक, तो ही आपके अंदर वो डायरेक्शन की शायद कोई बात होगी। और ये डिग्री हर इंसान में अलग अलग होती है। जहाँ तक केरला स्टोरी का सवाल है, वो जब मेरे पास सुदीप्तो दादा कहानी लेके आए थे, तो मैं कहानी सुन के ही मेरा दिल बैठ गया था, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, और मैंने कहा था दादा को मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए। मैं घर गया और मेरी पत्नी को मैंने कहा कि आज मेरे पास एक ऐसी कहानी आई है और ये कहानी पे मैं फिल्म बनाना ही चाहता हूँ, लेकिन इस कहानी पे फिल्म बनाने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, बहुत सारे बदलाव आएंगे। हो सकता है कि हमें
बहुत सारे वक्त तक पुलिस प्रोटेक्शन में भी रहना पड़े, और बहुत कुछ और भी होगा। इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट होने का भी खतरा रहेगा। तो तुम क्या कहते हो? और उसने कहा अगर ये सच है कहानी तो तुम्हें ये कहानी बनानी ही चाहिए। अगले दिन मैंने दादा को बोला कि दादा ये फिल्म आप करते हैं, क्योंकि अब मेरा परिवार भी मेरे साथ है, अब मुझे डरने का कोई रीज़न नहीं है, और हम बिल्कुल खुल के बोल्ड और एकदम सच्ची कहानी बनाएंगे। और वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ। तो केरला स्टोरी मुझे लगता है कि एक फिल्म से ज़्यादा एक जिम्मेदारी है, और जिस इंसान के पास वो कहानी जाती, और मैं रात भर यही सोच रहा था कि अगर मैंने ये फिल्म नहीं बनाई है और किसी दूसरे ने बनाई है, मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि मैंने ये कहानी जो किसी लड़कियों की ज़िंदगी के प्रॉब्लम को लोगों तक पहुँचाएगी, इस कहानी को मैंने जिम्मेदारी समझ के बनाया है। तो वो फिल्म से आगे जाके वो एक जुनून और एक पैशन की तरह हमारे दिमाग में सवार हो गया था, और मुझे लगता है कि उस फिल्म की वो एक ज़रूरत थी कि उसी मानसिकता से वो फिल्म बनी। जी हमारे बीच में हरिओम कौशिक जी हैं, मैं उनसे भी एक बात जानना समझना चाहूँगा, क्योंकि विपुल जी बहुत अनुभवी आदमी हैं एज ए डायरेक्टर। अमित भाई भी लंबा संघर्ष करके आए हैं, और हरिओम कौशिक एक रीजनल सिनेमा के अंदर आप काम कर रहे हैं, और आपने भी 2 फिल्में डायरेक्ट की हैं और अब अभिनय भी आप कर रहे हैं। आप कितना सहमत हैं कि जो बात जो विपुल जी और अमित जी कह रहे हैं, और क्योंकि आपके साथी यहाँ पे बहुत मौजूद होंगे, तो आपको कितनी इसमें सहमति लगती है कि ये विषय वाकई ऐसा फिल्म ऐसे ही संवेदना के साथ बनाई और देखी जाती है? जी बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं इस मंच पे बैठा हूँ आप सबके सामने, क्योंकि आप लोगों की सिनेमा को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। और रही बात रीजनल का, थोड़े सा इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा। और किसी ने तो बोला था कि आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सत्र पे जाना है तो क्या करोगे? तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं मुंबई में सालों तक ये लगा रहूँ। तो किसी ने तो कहा था कि आप लोकल हो जाओ, जितना जल्दी आप लोकल हो जाओगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे, और वो कहीं ना कहीं बड़ा सार्थक सिद्ध हुआ। पिछले 2 साल में इतनी स्पीड से भगवान का आशीर्वाद भी रहा, और ये परिवार मेरा साथ बैठा है। और मेरे से कहीं ज़्यादा गुणी लोग फिल्म विदा के इस अगली 2-3 पंक्तियों में बैठे हैं। रही बात सर सिनेमा की, मैं जो समझता हूँ कहानी होती है बिल्कुल संवेदनाओं से। मैं पारिवारिक सिनेमा ज़्यादा लिखता हूँ, बनाता हूँ, तो वो अपने आप में वही कंप्लीट होती है। हाँ, कैमरा अगर अच्छा डीओपी हमें मिल जाता है तो थोड़ी मदद मिल जाती है आपको आसानी से लोगों तक पहुंचाने में। आपको अच्छा बैकग्राउंड मिल जाता है तो और आसानी से आप अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकते हो। अच्छा आपको लोकेशन मिल जाती है तो बहुत सहजता से, लेकिन आपकी कहानी सबसे अहम है, और उन्हीं चीज़ों को हम जीते हैं। और जब रीजनल सिनेमा की तरफ आए तो पता लगा कि हर घर में हर व्यक्ति 10-10, 20-20 कहानियाँ अपने जीवन से लेके बैठा है। तो मुझे तो लगता है सर बिल्कुल समझता हूँ कि बिना कोई कहानी आप कह ही नहीं सकते, उसमें वो रहना ज़रूरी है। जी जी, कहानी का जिक्र हुआ, कहानी की चर्चा ही चल रही है। जैसे केरला स्टोरी को लेकर विपुल जी ने अपनी बात कही, अभी हरिओम ने भी ऐसा ही कहा कि कहानी बहुत महत्वपूर्ण। अमित जी भी इस बात से सहमत है। अमित जी, आप से जब बात हो रही थी तो आपने बताया था कि आप कुछ वर्कशॉप्स करते हैं कुछ विद्यार्थियों के बीच में, और कहानियाँ कैसे ढूंढें, कहानियाँ कैसे जीवन में उतारें, देखें, वो थोड़ा बड़ा दिलचस्प है। वो एक बार बताएं ताकि अगर कोई उस तरीके से कहानी ढूंढना चाहे तो वो ढूंढ सके, मिल सके। हर पल जो बीत रहा है वो कहानी के साथ ही बीत रहा है। वो किस दृष्टिकोण से आप कहानी को अप्रोच करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा आधारित है। अगर आप ऐसे कहेंगे कि हाँ आप कहानी ढूंढते हैं, जैसे कुछ नहीं है। वो सिस्टम जो है वो आपके अंदर है, कहानी आपको ढूंढती है। मतलब आसपास कुछ घट रहा होगा और अगर आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो कहानी आपके लिए है ही नहीं। रास्ते पे किसी ने किसी को ठोकर मार दी है और 4 लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, आप गाड़ी लेके आगे चले जाते हैं, वो कहानी आपको कभी आकर्षित करेगी नहीं।
हाँ, रास्ते पे अगर पूरा सन्नाटा है और सिर्फ एक तरफ की दुकान खुले और आपको लगता है एक तरफ की दुकान क्यों खुली है, दूसरी की दुकान क्यों नहीं खुली है, तो कहानी आगे बढ़ेगी। तो वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि आप सोच रहे हैं ये दूसरा एरिया तो नहीं है ये, फिर आपके अंदर अगर वो भावना होगी कि आप दो लोगों को बांट कर देखते हैं तो पहले आपका विचार वही है कि ये दो समुदाय तो नहीं है कि एक तरफ दुकान कहानी आपको अप्रोच करती है, आप कहानी को कभी अप्रोच नहीं करते। आप आसपास जो घट रहा है वो इतना कुछ घट रहा है, जैसे अभी यहाँ बैठा हूँ और पीछे कोई बात कर रहा है, देश में कहीं कुछ हो रहा होगा, आसपास लोग जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं उनके लिए कुछ हो रहा होगा, आप क्या ध्यान दे रहे हैं वो ध्यान देने का जो चीज़ को आपको आकर्षित कर रहे हैं वही आपकी तरफ चल के आती है। अब रहा ये तो बड़ा फिलोसफिकल और बहुत ही किताबी तरीका हो गया कि हाँ ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो कहानी आएगी वैसे। तो समझ लीजिए जैसे मैं होली के दिन हल्का दूध में भांग डाल के पीकर लेटा हुआ था और टीवी पे एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें कमाल खान, अभी वो है नहीं, गुजर गए, वो किसी एक NDTV पे छोटा सा कार्यक्रम कर रहे थे जिसमें वो किसी एक गाड़ी का प्रोसेशन, मतलब ये ट्रायल होने वाला है, वो हनुमान मंदिर तक लेके जाने वाला है एक गाड़ी, वो गाड़ी जो महात्मा गांधी की अस्थियाँ 1947 में लेकर गई थी उनकी हत्या के बाद। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि अगर अब मेरी ये इंक्लिनेशन है, मैं गांधी जी को मानता हूँगा या मुझे हनुमान मंदिर या इलाहाबाद या सुन के यूपी का, तो मुझे वो कहानी अपने आप ही ध्यान दे गई कि ये कौन सी गाड़ी है जिसका ट्रायल हो रहा है। मतलब ये गाड़ी फोर्ड इंजन से बनी हुई जर्मनी से आई थी, उस पर सब लोग बैठ के अस्थि कलश लेके संगम तक गए थे, महात्मा गांधी की अस्थियों कलश। ये अपने आप में मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो ये गाड़ी गई कहाँ? बाद में गाड़ी खराब हो गई थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, मट्टी में आधी धंस गई थी। जो नया म्यूजियम का मैनेजर आया उसने उसको रिवाइव किया और उसका इंजन बना के वो ट्रायल कर रहे हैं। इंजन किसी मुस्लिम मैकेनिक ने बनाया है, उसका नाम हस्मतुल्ला है। बस इतना ही कहानी है। अब ये कहानी ये टीवी पे पूरे भारत भर में चली होगी, लेकिन वो कहानी मुझे ही सुनाई दी है तो मैं क्या करूँ? ये तो सब लोगों ने देखी होगी ना, बार बार दिन में 2 बार चलता है। वो कहानी ने मुझे ही चुना कि आप ये सुन लो, अभी आप अपना पूरा जीवन इस पर दे दो 3-4 साल। तो मैंने दे दिया। मैं उस पर अप्रोच करने के बाद अगर वो कूदते वक्त अगर एक क्षण का भी अगर आपने शंका होगा ना कि मैं, तो आप वो कभी पार नहीं कर पाओगे। कूदते वक्त आपको हाथ छोड़कर कूदना होता है कि आप पानी में जब गिरोगे तो आपको नहीं मालूम हो कितना डेप्थ है, कम पानी है ज़्यादा पानी है। आप गिर के हाथ पैर भी तुड़वा सकते हो और तैर के उस तरफ भी जा सकते हो। वो कॉन्फिडेंस आपने कहानी दे दी है। आपका मन कहता रहता है कि हाँ ये कहानी मुझे लग रहा है इसमें कुछ ऐसा है जो लोग सुनना चाहेंगे, तो अल्टीमेटली वो कहानी ने जन्म लिया है। लेकिन आप इसके साथ, जैसे पहले एकेडमिक का भी एग्जाम्पल देके कहा मैंने कि कहानी जब आपके पास आएगी तो आप में भी वो मादा होना चाहिए कि उस कहानी का पालन पोषण कैसे करें। हो सकता है कि यही कहानी मैंने किसी और के हाथ में दी होती तो उसका वो फिल्मीकरण कर देते। मैं फिल्मीकरण में करने नहीं गया, मैंने एक सेंसिबल एक्टर परेश रावल को लिया, एक सेंसिबल एक्टर ओमपुरी को चूज़ किया और उसमें वही लोग थे जो लोग सेंसिबली उसमें काम कर रहे हैं और वो कहानी अपने आप खड़ी हो गई। मुझे नहीं कुछ करना पड़ा। आज मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है वो संघर्ष आपका अपने आप खत्म हो जाएगा। पहले कहानी आपके हाथ में आनी चाहिए और वो जन्म वो आप नहीं देंगे उसको, वो जन्म खुद ले लेगी। आपको उसका सिर्फ पालन पोषण करना है। आप जब पालन पोषण करेंगे ना तो वो कहानी फिर अपने आप ही खड़ी हो जाएगी। ये मुझे लगता है कि हमारे जो युवा साथी बैठे हैं एक बड़ा दिलचस्प नज़रिया है और एक बड़ी सोच है कि शायद वो यहाँ बैठे हो, आपकी ये बातें सुन रहे हो, विपिन जी की और हरिओम की बातें सुन रहे हो और इसी में से कोई कहानी अगर कोई बात उन्हें अट्रैक्ट करती है तो यानी कि आप अपने आँख और कान खुले रखें, अपनी संवेदनाओं को जागृत रखें, तो मुझे लगता है कि कोई कहानी ज़रूर आपके करीब आएगी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहानी की हम बात कर रहे हैं, हमारा डायरेक्शन पर हमें बात कर रहे थे, यानी एक डायरेक्टर के लिए उसके पास एक अच्छी कहानी होना ज़रूरी है। तो आप तो राइटर हैं, तो आपने अपना कहानी खुद चयन कर दी और उसके बाद उसका पालन पोषण अपने हिसाब से कर दिया। आपके पास अगर कोई पली पुसी कहानी आती है तो आप उसको कैसे जज करते हैं? कुछ जैसे अभी अमित जी कह रहे थे ना, कोई भी कहानी जब आप सुनते हैं तो आपके 2 रिएक्शन होते हैं। एक इंस्टिंक्टिव होता है जो उसी मोमेंट आपको फील होता है और एक होता है जब आप सोच के डिसीजन लेते हैं। जब आपको किसी कहानी के लिए सोचना पड़े तो वो फिल्म नहीं बनानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप उसके लिए सही नहीं हो। अगर वो कहानी सुनते वक्त उसमें 50 गलतियां हो सकती हैं,
लेकिन आपको वो कहानी का कोई एक अंश आपके दिल को टच कर जाए, तभी आपको उस कहानी को लेना चाहिए, नहीं तो वो कहानी का कोई मतलब नहीं रहता। मेरी मैक्सिमम फिल्मों की कहानी का बीज या उसका आइडिया मेरा खुद का ही होता है। पर जैसे केरला स्टोरी है सुदीप्तो सेन लेके आए थे, या हॉलीडे थी तो वो मुरगड़ और सर लेके आए थे, तो ऐसे ऐसे भी कहानी आती है। पर वो कहानी सुनते ही आप 5 मिनट में एक कहानी सुनते हैं और आप तय कर लेते हैं कि ये मुझे बनानी है, इसमें कोई अब डिबेट नहीं रहा। उतनी जब आपके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ आए उसी फिल्म को बनाना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। जी एक चीज़ और है कि थोड़ा सा इसमें अगर मैं कहूँ कि अमित भाई ने जैसे बताया कि एक प्रोड्यूसर एज अ राइटर डायरेक्टर अगर आप स्ट्रगल कर रहे तो एक प्रोड्यूसर चाहिए होता है। और प्रोड्यूसर एक ज़माना था कि डायरेक्टर फिल्म को कमांड करता था, वो तय करता था कि उसको किस किस तरीके से चीज़ें चाहिए, और एक प्रोड्यूसर है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करता था, वो चीज़ें उसको प्रोवाइड कराता था। इंडस्ट्री में अब थोड़ा बदलाव आया, अब सेटअप प्रोड्यूसर बनाता है, आर्टिस्ट तय करता है, फिर बड़े आर्टिस्ट कहानियों में भी दखल देते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निर्देशक के काम में भी दखल देते हैं और वो अपने हिसाब से फिल्म को मोल्ड करते हैं। मैं दोनों लोगों से एक एक करके, क्योंकि विपुल जी का एक पार्ट ठीक है क्योंकि वो प्रोड्यूसर भी हैं, तो लेकिन अभी आप खुद डायरेक्टर हैं खाली और राइटर हैं अभी आपने, तो आप बताएं कि ये वाला जो संघर्ष रहता है, ये चैलेंज रहता है, इसको जो एस्पिरेंट डायरेक्टर्स हैं जो इस फील्ड में एज ए डायरेक्टर आना चाहते हैं, वो कैसे इसको समझ सकते हैं? कौन बताता है आपको ये सब अंदर की बातें? एक चीज़ तो पता चली है कि इंडस्ट्री के लोग ना किसी भी मंच में ना बाहर का भी ध्यान रखते हैं कि वापस उधर जाके काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें स्वीकार नहीं करते। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुल के बोलता नहीं। देखिए कैसा है, ये एक मीडियम ऐसा है ना जिसमें एक आदमी अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता, वैसा ही है। यहाँ आपका स्पॉट बॉय भी कुछ ऐसा बोल जाएगा जो आपको लगेगा हाँ बात तो सही कर रहे हैं। कैमरामैन आपका एक ऐसी बात बोल जाएगा कि हम क्यों कर रहे हैं, ये शॉट लेना ही क्यों है। आपका तो आधा काम तो हो गया ना इससे, जैसे ही उसने सामान हाथ में लिया आपका आधा काम तो हो गया, पिस्टल पे हाथ रखा, समझ गया कि वो बदला लेगा, आप उसकी आँख का शॉट। क्या होता है, ये सबका अपना अपना, क्योंकि हर व्यक्ति ह्यूमन है, वो राय देने के लिए ही बना हुआ है। आप भी देख लीजिए, आप किचन में जाएंगे तो आप पूरी वाइफ को बोलते हैं थोड़ा और थोड़ा पका लो इसको, मसाले को एक सीटी और लगा दो। आपको भले पता ना पता हो, लेकिन आपको बोलना होता है, हर आदमी को बोलना होता है। तो जब फिल्म बनती है जो कि एक मीडियम डायरेक्टर का है, लेकिन जो लोग इतने सालों से काम कर रहे होते हैं उनका खुद का एक एक्सपीरियंस होता है, और जब कोई चीज़ को किसी को अप्रोच कर रहा होता है तो हमेशा ऐसा होता है कि उसको लगता है कि शायद ये मेरे अनुभव से बच सकता है अगर ये गिर रहा होगा तो, अगर नवोदित होगा या नया होगा तो। लेकिन वो आप पे भी निर्भर करता है कि आपका कन्विक्शन कितना तगड़ा है इस बात को लेकर, कि आप राजी हैं कि हाँ ये मैं नहीं बदलूंगा। अगर आपका कन्विक्शन आपको कहता है कि नहीं वो बचपना भी हो सकता है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि पहला प्रेम वो प्रेम ही होता है, वो इन्फेक्चुएशन भी हो सकता है, वो 10-20 दिन बाद टूटता है कि हमको क्या प्यार हो रहा था उससे, वो 10 दिन बाद तो प्यार का खुमार उतर गया। तो वो आपकी बड़ी थिन लाइन है कि जब कोई ऑपरेट कर रहा होता है आपके साथ और वो कमांड कर रहा होता है तो वो किस लाइन दायरे में आता है, वो आपको डिक्टेट कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, या वो चाह रहा है कि मेरा खुद का प्रोजेक्ट, इस पर मेरा पैसा लगा है, बर्बाद ना हो। ओवर कॉशियस भी होते हैं कई लोग। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि एज ए ह्यूमन उसकी बनावट क्या है, वो कहाँ से आ रहा है। अगर वो बहुत ही डरा हुआ प्रोड्यूसर है तो पहली बात है आप ये फिल्म लेकर आए क्यों उसके पास, कि वो हर सीन में उसको लग रहा है कि अरे कुछ हो जाएगा यार, ये क्यों कर रहे हो। जैसे सुदीप्ता दा आज इसलिए लकी है क्योंकि इनके पास ऐसा प्रोड्यूसर होगा जिसने कहा नहीं ये अच्छा है, हो सकता है ये 2 कदम आगे चले गए, तुम ये खुल के क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे मेरे साथ भी हुआ, जब उन्होंने कहा कि इफ़ यू आर गोइंग फुल ब्लो, आप मैस्टरबेशन की बात कर रहे हो तो फिर आप डरो ही मत, आपको जो करना करो, मैं आपको नहीं टोकूंगा। तो फिर मैं बिंदास सब कह पा रहा था, नहीं तो हर चीज़ में मुझे एक एक जगह एक पैर पीछे लेते, और वो दिख जाता आपके सिनेमा में कि आप कहना तो चाह रहे हैं लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट है आप में। मेरी फिल्म में आपको ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि बिंदास बात कर रहे हैं लोग। वो बिंदास बात करने का जो मादा है जो आपको मिला है वो प्रोड्यूसर से ही मिला है। अब अगर वो हर बार टोक रहे होते हैं ना तो शायद वो नहीं होता। तो उसमें आपका भी कन्विक्शन बहुत मायने रखता है कि आप उनको बोलेंगे नहीं सर मेरे को लगता है ये मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, आप मेरे साथ 2 बार विश्वास करके देखो
तो वो ना शादी जैसा है एकदम, कि जैसे ही आपने वाइफ ने कहा कि लेफ्ट चलो तो बोलेंगे राइट से चलो, राइट से नहीं तो लेफ्ट से चलो। तो वो रिलेशनशिप ही ऐसा है, वो शादी जैसा ही है। आपको उसका एक तारतम्य ढूंढना होता है बैलेंस का, कि आप कितना गिव अप कर रहे हैं और कितना कमांड में रख रहे हैं। वो आप सबके आदमी का खुद का ट्रेट होता है। अगर वो पर्सनालिटी में ही अगर थोड़ा ढीला है तो फिल्म उसके हाथ से खिसकने वाली होगी ही होगी। और अगर तो तगड़ा होगा कन्विक्शन में तो वो पकड़ के ले जाएगा। आप उसका ताज़ा उदाहरण कई फिल्में हैं जो डायरेक्टर ज़बरदस्ती करते हैं, बाद में फिल्में चलती थी बोलते हैं देखो हमने कहा था ना चलेगी, देखो चली। नहीं, पर शादी का उदाहरण दिया उसमें तो बीवी जिधर बोलती है आदमी उधर ही जाता है, राइट और लेफ्ट हो ही नहीं सकता। खैर चलिए, ये भी अपने अपने से बिल्कुल ठीक। यही सवाल है कि सुदीप्तो सेन की जो स्क्रिप्ट थी और केरला स्टोरी के आगे भी अभी विपुल जी बढ़े हैं, और नक्सलाइट समस्या पे बस्तर करके फिल्म अभी 15 मार्च को आपकी रिलीज हो रही है। ये भी एक बोल्ड डिसीजन, एक बोल्ड मेरे ख्याल से वो है। ये जब आपको सुदीप्तो सेन पर भरोसा हो गया कि वो फिल्म संभाल लेंगे कहानी, क्योंकि कहानी को कहने का तरीका भी होता है, कहानी ज़रूरी नहीं अच्छे से ट्रांसलेट होकर सिनेमा में बने। देखिए, सबसे पहले तो एज अ डायरेक्टर मैं ऐसा मानता हूँ कि डायरेक्टर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि वो सबको डायरेक्ट करता है। फिल्म तो करता ही है, वो प्रोड्यूसर को भी डायरेक्ट करता है, एक्टरों को भी करता है, सबको डायरेक्ट करता है। सबको सही रास्ते पे ले जाने का काम डायरेक्टर का होता है, और उसके लिए बहुत चैलेंजेस भी आते हैं और आपको बहुत संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि टीम स्पिरिट नहीं टूटना चाहिए। लोग एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम करते रहें, लेकिन कहीं भी आपका विजन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो ये एक सबसे बड़ा रोल है डायरेक्टर का, जिसके लिए डायरेक्टर को बहुत अलर्ट रह के, बहुत कन्विक्शन के साथ, मैं ऐसा मानता हूँ कि डायरेक्शन एक बहुत ही सन्यासी टाइप का काम है। हम जब फिल्म डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो हम आइसोलेट हो जाते हैं पूरी दुनिया से। हमको फिल्म के अलावा कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखता नहीं। कोई सोशल फंक्शन में हम नहीं जाना चाहते, किसी को नहीं मिलना चाहते, सिर्फ अपनी फिल्म के साथ रहना चाहते हैं। और उस दौर के अंदर जब आपको कांस्टेंट अगर कोई बोल रहा है कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं है, वो मेंटली बहुत डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। तो उन सब से निपटने का एक रास्ता होता है। आप कितना फर्म रहना चाहेंगे ये आपके ऊपर है, पर मैं मानता हूँ कि अल्टीमेटली एक फिल्म एक डायरेक्शन के विजन से ही बनती है, और उसमें कोई दो राय कभी नहीं होती। फिल्म को डायरेक्टर का माध्यम माना गया है, जैसे स्टेज को एक अलग तरीके से एक्टर का माध्यम मानते हैं, टीवी को राइटर का माध्यम मानते हैं, जैसे फिल्में जो है वो डायरेक्शन का माध्यम है। जहाँ तक जैसे केरला स्टोरी है या बस्तर है, बस्तर इज एन नक्सल स्टोरी, तो जब सुदीप्तो दादा मेरे पास आए थे तो मैंने राइटर्स की टीम में भी मैं शामिल हुआ। मैं उस फिल्म का सहलेखक भी हूँ, मैं उस फिल्म का क्रिएटिव डायरेक्टर भी हूँ, और मैं उस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम गलत कोई बात नहीं करेंगे। हम इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे इस सब्जेक्ट का जो गंभीरता है इसकी वो कहीं टूट जाए। सेम हमारा एफर्ट रहा इवन बस्तर द नक्सल स्टोरी में, उसमें भी मैं राइटिंग टीम का हिस्सा हूँ, उसमें भी मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, उसमें भी मैं प्रोड्यूसर हूँ। लेकिन कई ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पे मैं सेट पे भी नहीं जाता, और हाँ मैं नहीं जाता। मुझे मालूम है कि ये डायरेक्टर जो है ये कमांडो बना रहा है, तो हमने स्क्रिप्ट डिसाइड कर लिया है, एक्शन हमने देख लिया है कि एक्शन हमने प्री विजुलाइज कर लिया है, हमने एडिट करके वो एक्शन को देख भी लिया है, तो अब एग्जीक्यूशन की बात है और ये डायरेक्टर अपने हिसाब से करेगा। तो उस फिल्म के सेट पे भी मैं नहीं जाता। हॉलीडे में अक्षय कुमार की शर्त थी कि मैं सेट छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि मुर्गा डॉस हमारे जो थे वो साउथ के डायरेक्टर थे। तो हर फिल्म की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, और एज अ प्रोड्यूसर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डायरेक्टर को मैक्सिमम कंफर्ट के साथ फिल्म कैसे बनानी है, ये रोल मेरा है कि मेरे डायरेक्टर का विजन हिले नहीं, उसमें मेरा भी एक विजन होगा जिसको मैं इंक्लूड करूं और हम दोनों मिल के फिल्म बनाएं। लेकिन उसको ये कभी नहीं लगना चाहिए कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये फिल्म जल्दी से ख़त्म हो और जान छूटे। वो फीलिंग आ गई तो वो फिल्म अच्छी कभी नहीं बना पाएगा।
तो मेरा रोल एज अ प्रोड्यूसर वहाँ पे ये रहता है। और एज अ डायरेक्टर मैं काफ़ी ज़िद्दी हूँ। एज अ डायरेक्टर मैं अपनी भी नहीं सुनता। जब मैं मेरे दो हेड होते हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। तो प्रोड्यूसर विपुल शाह को घर जाना पड़ेगा, अभी डायरेक्टर विपुल शाह काम करेगा। ऐसा मेरा एक बहुत ज़िद्दी अप्रोच रहता है। और मुझे लगता है कि हर डायरेक्टर को अपने लिए एक तरीका ढूंढना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन टैलेंट का जो मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी से आपकी फिल्म में सबका पॉजिटिव सजेशन भी आएगा और आपका विजन भी रहेगा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि ह्यूमन टैलेंट का मैनेजमेंट। और मुझे लगता है कि ये वैसे तो हर जगह है, लेकिन इस फील्ड में क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, आप क्रिएटिविटी की दुनिया में आप अगर मैं कहूँ तो आप ब्रह्मा है, एक सृष्टि की रचना करते हैं हर कहानी के हिसाब से, जिसमें किरदार आपके होते हैं, उन्हें आप अपने हिसाब से उनको मोड़ देते हैं, उनको जीवंत करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हम आपस में तो सवाल जवाब करते रहेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई पूछना चाहता है तो अगर माइक लेकर बीच में जाएंगे तो ये सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू कर सकते हैं। अपना नाम बताएंगे और उसके बाद अपना सवाल पूछेंगे, किससे पूछना है वो भी बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप राय, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मास कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ। मेरा प्रश्न अमित जी और विपुल जी दोनों से है। सांझे का प्रश्न है, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ अमित जी, जब आप लिखते हैं, लिखने में कई बार होता है कि आपको उसको रीराइट करते हैं, फिर ड्राफ्ट, लेकिन एक ऐसा टाइम है तब बस अब ये लास्ट है, अब रीथिंक की कोई जरूरत नहीं रही। और ऐसे ही विपुल जी, आपको वो कौन सा पल जब आता है कि नहीं अब इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं करना, उसकी गवाही पूरी तरह तर्क से आती है या भावना से और तर्क दोनों से मिलकर आती है? वो कौन सी वाइब है जो आपको कहती है कि बस अब दोबारा से इसमें कोई बदलाव नहीं करना, ये अंतिम? नहीं, मेरे पास तो जवाब है, नहीं दे सकता। नहीं, ये ऐसा प्रोसेस ही नहीं है कि वो अकाउंटेंट्स में जैसे वो लाइबिलिटी और एसेट मैच कर दिया और दोनों बैलेंस बराबर आ गया तो आपका अकाउंट पूरा जगह सीए ठप्पा मार देता है। ऐसा नहीं है। अगर आपको बताने जाऊँगा तो आपको हंसी आएगी कि ओ माई गॉड में, जिसमें ओ माई गॉड 2 की सबसे ज़्यादा चर्चा जो हुई थी वो शिव जी आगे चल रहे हैं, पीछे एक नंदी चलता रहता है। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी हो तो जब भी शंकर भगवान का इंट्रोडक्शन सीन है और जब वो एग्जिट लेते हैं तो जब भी जाते हैं पीछे से एक नंदी जाता रहता है बैल के रूप में। ये कभी लिखा नहीं गया था। फिल्म की शूटिंग शुरू होने में 2 दिन बाकी थे और मैंने प्रोड्यूसर को बोला एक बैल लगेगा। क्यों? मतलब जब भी वो अक्षय सर जाएंगे और तो पीछे से बैल उनको ट्रेस करता हुआ सीन के एंड तक जाएगा म्यूजिक पर। तो ये कब तय हुआ? बोला आज सवेरे। अरे यार अभी बैल कौन लेके आए? परसों से शूटिंग है, परमिशन ये सब। बोला नहीं सर बैल बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत बहस होने लगी कि ऐसे थोड़े हो गए आप। बोला नहीं सर देखो कैसा है, रचनात्मक जो काम होता है ना वो कब फूट के आएगा आपको नहीं पता है। हो सकता है शूटिंग पे आपको लगे कि हाँ यार ये कैमरा नीचे लेते हैं, चांद लगना चाहिए यहाँ सर पर। तो लिखने की दृष्टि से आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, सीन लिख सकते हैं। उसकी गार्निशिंग का काम जब हो रहा होगा और आपको किसी चीज़ की जरूरत लगी जिसमें पैसा लगता है, जैसे बैल लाने का पैसा लगा है अच्छा खासा, वो 17 से ट्रक में आया बैल पे, सबसे सुंदर बैल। और वो हर शूटिंग पे जब जब अक्षय सर की शूटिंग है उस दिन हर दिन आएगा तो वो एक नया बजट हुआ कि ये हर बार आएगा तो शायद 2 लोग आते हैं, उसका खाना आता है और एक डॉक्टर आता है। वो पूरा एक बजट बनाया गया कि वो बजट अच्छे खासे रकम का था। तो ज़्यादा होता है तो डायरेक्टर ना बहुत हमेशा होशियार होता है, बोलता है ठीक है आप मेरे में से काट लो। तो प्रोड्यूसर बोलता है अच्छा तुम अपना बड़ा दिखा रहे हो मेरे को, जो 40-50 करोड़ की फिल्म कर रहा है वो 3 लाख रुपए के लिए बोलेगा कि मेरे में से काट लो, चलो ठीक है बजट बनाओ इसका। वो क्या है, वो आपसी तालमेल से होता है। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तालमेल से, अगर उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा ना, उसको समझ जाता है हाँ यार सही बोल रहा है, चलो डाल दो पैसे। गाना करना है, अभी एक प्रमोशन का गाना करने को बोल रहा है, ठीक है करते हैं गाना। अगर गाना लग रहा है कि हाँ प्रमोशन में ये फिल्म को बेनिफिट करेगा तो हम लोग कर लेते हैं। जैसे हमने बहुत पहले तय कर रखा था हम लोग एक प्रमोशनल गाना करेंगे सारे 12 ज्योतिर्लिंगों में, लेकिन हमने कभी किया नहीं बाद में। पहले बहुत स्टारकिंग है, इवन उज्जैन में शूट भी किया था प्रमोशन के लिए, लेकिन हमने बाद में किया ही नहीं।
हमें लगा कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है इट्स कैपेबल इनफ टू पुल ऑफ द ऑडियंस, सो वी नेवर डिड दैट। लेकिन बैल के लिए नहीं परमिशन, ये डिसीजन नहीं ले सकते थे कि छोड़ो ना, जाने दो, अक्षय कुमार जा रहा है, वो पीछे से बैल जाए ना जाए क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गया है तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। मैं इसी बात को दो और लाइनें ऐड करके ख़त्म करता हूँ। प्रोसेस एग्जैक्टली यही है। अभी जैसे हमारी फिल्म बन रही है बस्तर द नेक्सल स्टोरी, उसमें अभी फिल्म कंप्लीट हो गई हमारी नवंबर दिसंबर में। अभी 2 दिन पहले हमने उसके अंदर एक डायलॉग हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है, मिसिंग है, हमने 2 दिन पहले उसका क्लोजअप शूट करके फिल्म में लगाया। तो ये प्रोसेस चलते ही रहता है, रिलीज़ के दिन तक ये ख़त्म ही नहीं होता। जी हाँ, माइक दीजिए भाई, जल्दी जल्दी। सर नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र है, इधर सेंटर में सभी। और मेरा सवाल जो है अमित सर से है सर, क्योंकि आप राइटर भी हैं, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ घूमती रहती हैं जैसे आपने बताया, और हर मोमेंट में कोई ना कोई चीज़ डेवलप होती है, लेकिन मैंने उसको कभी कागज़ पे उतारा नहीं है। तो मैं आपसे एक बेसिक सवाल जानना चाहता हूँ कि इसको हम शुरुआत कैसे करें, और लिखने के बाद इसको अप्रोच कहाँ करें, और कैसे जो है पहुँच सकते हैं आप जैसे लोगों तक। इसका अगर कोई जरिया या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है तो उसके बारे में मेरा थोड़ा सा रोशनी डालना है। नहीं, ऐसा तो कोई हैंडबुक नहीं मेरे भाई, फिल्म डायरेक्टरी भी नहीं है ऐसी कोई। हाँ, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा क्या उम्र है आपकी? सर 42। कितने बजे उठते हो सवेरे? सुबह 5 बजे, 6 बजे। नहीं, झूठ बोल रहे हो या फिर सोते नहीं होगे आप? नहीं, पहले तो आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि मैं कागज़ पे कुछ लिखता नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया आपका। आप आज ही एक नोटबुक खरीदो 200 पन्ने का, और तीन पेन खरीदो, जो भी आपको लगता है पहले कागज़ पे लिखो आप। जब कागज़ पे लिखोगे वही आपका रास्ता होगा। आपको इंच दर इंच चलना, मतलब आपको लग रहा हो मैं कागज़ पे लिखूँगा, वो बनेगी, फिर मैं पूछूँगा, फिर मैं जाऊँगा, तब तक तो दुश्मन गोली मार के निकल जाए। आप जो दिमाग में कहानी आ रही है ना, पहले उस कागज़ पे लिखो आप उसको, और जब आप लिखोगे तभी आपको अपना भी पता चल जाएगा। फिर दूसरे दिन पढ़ के देखना आप, मैं भी पढ़ के देखता हूँ, फिर फाड़ देता हूँ कि क्या लिखा है मैंने। तो पहले लिखना तो शुरू करो। पहला ही आपका, मैं जो सुन रहा हूँ वो पहला आपने पहला ही कदम नहीं उठाया है। आप मुझे पूछ रहे हैं कि वहाँ जाकर कौन सा टिकट मिलेगा अंदर जाने के लिए। बहुत लंबी दौड़ है, लंबा समय है। जी, मेरा नाम करण सिंह है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में पढ़ाता हूँ, और सवाल जो है वो उस एजेंडा सेटिंग को लेकर है जो होती है। हेलो जी, गीत के माध्यम से बड़ा एजेंडा सेटिंग रही वो ये है कि जब गीत कहानी की बात हो रही है, उसमें जो गाने आते हैं वो कुछ ऐसे अल्फाज पर होते हैं जो एक अलग तरह का प्रभाव डालते हैं। जैसे तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर, मतलब कितना भी जुल्म कर लिया। ऐसे ही कई सारे गीत जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो कहानी लिखी जाती है इसमें गीतों का भी एक एजेंडे को साथ में रखते हुए हमें लिखना चाहिए, कहना चाहिए, उसको हिस्सा रखना चाहिए? पहले तो कोई भी कहानी किसी एजेंडा के साथ मत लिखो। एजेंडा वाली कहानी कभी नहीं चलती। आपको एक सच्ची कहानी बोलने का एक एम्बिशन या इमोशन आपके अंदर होना चाहिए कि मैं एकदम सच्ची कहानी बोलूँगा। एक लव स्टोरी भी सच्ची होनी चाहिए, एक रिवेंज की फिल्म भी सच्ची होनी चाहिए, तभी वो अच्छी फिल्म बनती है। और अगर आप ईमानदारी से कहानी लिख रहे हो, सच्चाई के साथ लिख रहे हो, तो गाने अपने आप ईमानदार और सच्चे ही हो जाएंगे। आप जहाँ मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे कि यहाँ मैं एक ऐसा गाना डाल दूँ तो बहुत चल जाएगा, फिल्म चल जाएगी, वो अक्सर फेल होता है, ऐसा मेरा मानना है।
जिस गाने का एग्जांपल आपने दिया है वो एक्चुअली वो पत्नी के रूप में उसको देख रहे हैं, तभी वो बोल रहे हैं तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पे। आपने गलत इंटरप्रीट कर लिया है, उसे प्रेम से इंटरप्रीट करें आप, आपको अच्छा लगेगा वो। हेलो, डॉक्टर उदय भान सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप लोग इन दिनों कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी फिल्में बना रहे हैं, अभी सबने बताया भी कि आदरणीय सुदीप्तो सेन जी बस्तर, वो भी सच्ची घटनाओं पर आधारित। एक समय एक दौर आया सार्थक फिल्मों का, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सार्थक जो सिनेमा रहा है और अब जो आप लोग निर्माण कर रहे हैं, उनमें मूलभूत अंतर क्या है और मूलभूत अंतर क्या है? बस केवल इतना। मूलभूत अंतर कोई भी नहीं है, वो भी एक अपनी कन्विक्शन से कहानी बताने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो समाज के किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर एक सच्ची फिल्म बना रहे हैं। हम भी वही कहे हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ एक नया स्टाइल होता है स्क्रीन प्ले का, शूटिंग का, तो हमारा तरीका शायद उन फिल्मों से थोड़ा अलग है, हमारा नैरेटिव स्टाइल थोड़ा सा अलग है, पर अल्टीमेटली जो कोर है, जो हार्ट है, उन सब फिल्मों का करेक्ट उसी जगह पे जहाँ होना चाहिए। कोई स्टूडेंट नहीं, सब असिस्टेंट प्रोफेसर सवाल करते हैं। मतलब वहीं से संघर्ष शुरू हुआ, अब तक स्टूडेंट तक गया नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न नहीं है तो फिर तो सब समस्या का निवारण ऑलरेडी हो गया है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे हैं स्टेज पर हम लोग। सर दिस क्वेश्चन इज फॉर विपुल जी, आपके लिए ये सवाल। जैसे हॉलीवुड की फिल्म्स होती हैं, स्टुअर्ट लिटिल है, ऐसे हैं, उसमें कहानी इतनी अच्छी होती है कि वो इतना 1000 करोड़ का बिजनेस कर जाती है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि कहानी इंपॉर्टेंट है कि उसमें स्टार इंपॉर्टेंट है? दोनों का अपना अपना रोल है भैया। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कहानी है, स्टार की ज़रूरत नहीं है, या सिर्फ स्टार ले लो और कहानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। दोनों की अपना अपना महत्व है, पर शुरुआत सिर्फ और सिर्फ कहानी से ही होती है। स्टार बाद में आता है। जब आप लिख लेते हैं तो वो किसी को पसंद आता है, आती है वो कहानी, तो वो स्टार उससे जुड़ता है। पहले दिन जब आप पहला पन्ना लिख रहे होते हैं तब कोई स्टार जुड़ा नहीं होता उस फिल्म से, तो आपको पहले बैठ के लिखना पड़ता है, उसके बाद स्टार आता है। जहाँ तक हॉलीवुड की फिल्मों का सवाल है और हमारे फिल्म के बिजनेस का सवाल है, हॉलीवुड की फिल्म करीब 50,000 थिएटर में रिलीज़ होती है, हमारी फिल्म 5,000। तो जिस दिन हमारी फिल्मों के लिए 50,000 थिएटर भारत देश में अवेलेबल होंगे, उस दिन आप देखोगे कि हमारी फिल्में भी 5,000 करोड़, 2,000, 4,000, 5,000 करोड़ के आंकड़े करेंगे। तो ये जो सवाल है 1,000 करोड़ या जो भी आंकड़ा है, वो प्योरली अवेलेबल सिनेमा हॉल की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रहता है ना। सर नमस्ते, मैं संदीप पौनीकर भोपाल से। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे फिल्म ख़त्म हो जाती है या उसका मैसेज डिलीवर हो जाता है, एक समाज प्रबोधन हो जाता है उसमें से, पर एक दूसरी साइड उसमें रहती है, तो उसको स्पर्श करना ज़रूरी रहता है या उसको एक हल्का टच करके दिया स्क्रिप्ट में और वो दिखा दिया, या ये इस तरह से होता है, या फिर स्क्रिप्ट लॉक हो गई या ये डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का ही कन्विक्शन है और इसी तरह से दिखाएंगे, इस तरह रह जाता है? समझा नहीं प्रश्न। सर प्रश्न नहीं, एंटरटेनमेंट और मैसेज ऐसा बोल रहे हैं क्या? हेलो, नहीं वो तो फिर आपको आपकी कोई निजी पसंद है किसी फिल्म की, आपकी जो आपको अच्छी? हाँ मैं वो पूछ रहा हूँ सर कि अगर नहीं आपकी कोई निजी पसंद है कोई फिल्म जिस पे आप एग्जांपल बोल सकें? सर आपकी फिल्म कौन सी? ओह माय गॉड। अच्छा ये नई वाली, तो मतलब फिर मैं उत्तर को आती हूँ, मैं दूँ उत्तर, वो तो मेरी फिल्म का नाम बोला तो मैं क्या दूँ? नहीं देखिए, आप जिसकी मिट्टी की आपकी बनावट होगी ना, आपको वही काम पसंद आएगा। अगर आपका जो नेचर होगा, अगर आप पारिवारिक आदमी होंगे तो आप अगर जाएंगे एनिमल देखेंगे, शायद आपको नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा मैं क्यों दिखाऊं अपने बच्चे को फिल्म।
है ना, आप स्टुअर्ट लिटिल दिखाएंगे फिर इसको, अगर आपका छोटा बच्चा है, वो आपकी बनावट के ऊपर है। और देखो, कोई भी आदमी यहाँ प्रबोधन के लिए फिल्म बनाता होता तो फिल्में बनती नहीं। ये एक महंगा बिजनेस है जिसमें पैसे लगा के काम करते हैं लोग, वो उसका बैलेंस देख के चलते हैं कि ये हमने, जैसे 3 इडियट है, उनको पता है कि हमें एक पॉपुलर मीडियम में पॉपुलर एक्टर लेकर एक ऐसा सिनेमा बोलने जा रहे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो सब्जेक्ट भी बहुत पॉपुलर है, इसके लिए सबको अपील करेगा। नहीं तो पहले सब्जेक्ट चुनते वक्त वो सब्जेक्ट चुनेंगे नहीं। तो अब उसको कहना है, तो अगर वो कड़वी दवा है थोड़ी, तो वो लोग उस पर थोड़ी मिठास डालते हैं, शहद डालते हैं, ताकि निगलने के लिए आसान। वो एक डॉक्टर की मौत नहीं बनाएंगे आमिर खान को लेकर, वो आप पंकज कपूर को लेकर बनाएंगे। वो अगर 3 इडियट बनाएंगे तो इस तरह की कहानी बनाएंगे, क्योंकि पॉपुलर मीडियम में है, तो उनको ये पता होगा कि हमारा मैसेज तो अल्टीमेटली पहुंच ही जाएगा, लेकिन फिर वो वैसे पहुंचेगा जैसे वो कौन है साउथ इंडियन लड़का जो मंत्री को बोलता रहता है कि हम कई चमत्कार किए, जो सीक्वेंस है, जो उस चीज़ को बलात्कार और चमत्कार का अर्थ नहीं पता है, तो आप उस पर हंसते रहते हैं। अगर आप उसको सीरियसली लेंगे तो आपको बहुत खराब लगेगा कि कैसे किसी फिल्म में बलात्कार शब्द का इस्तेमाल किया इन लोगों ने, लेकिन वो ऐसे पिलाई गई है दवा आपको मीठे गोली के साथ कि आपको निगल लेते हैं आप। तो उनको पता है, जो बनाता है उसको पता होता है कि एंटरटेनमेंट का डोज कितना है इसमें और मैसेज का डोज कितना है। अगर उसका बैलेंस बिगड़ेगा तो वो हमेशा फुअड़ हो जाएगा। देखते हो फुअड़ लगे हुए लगे। चर्चा का ये सत्र क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? ये अंतिम प्रश्न है। मेरा प्रश्न विपुल जी से है कि जैसे केरला स्टोरी जब हम लोगों ने देखी तो हम लोगों के भी रोंगटे खड़े हुए फिल्म देखने के बाद, तो वो स्थिति सच में डरावनी भी थी, भयानक भी थी कि ये स्थितियाँ समाज के अंदर हैं। तो आपने जैसे कहा कि बहुत, आपने मैडम से बात की, शिफाली जी से बात की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ये फिल्म बनानी चाहिए। तो उसके बाद पोस्ट फिल्म बनने के बाद, रिलीज़ होने के बाद, क्या वाकई इतनी चुनौतियाँ रही आपके सामने? क्योंकि आप बस्तर भी बना रहे हैं, तो ये भी जिस तरह का मुद्दा ज्वलंत विषय है, ये भी लोगों के रोंगटे खड़े करने वाला होगा, क्योंकि सच्चाई के बिल्कुल पास होगी ये फिल्म। जी देखिए, जब फिल्म बन गई थी और हमें जब अलग अलग चुनौतियां हमारे सामने आ रही थी, तब तक हम मेंटली उस जगह पे पहुंच चुके थे कि हमें डर लगना बंद हो चुका था, क्योंकि हमें पता था कि हमने पहला काम जो हमारा था कि एक सच्ची और ईमानदार फिल्म बनाए, वो हमने बना ली थी। और हमें संघ से बहुत मार्गदर्शन भी मिला, और उस मार्गदर्शन के बिना हम शायद इतने मजबूती से खड़े भी नहीं रह पाते। लेकिन फिर उसके बाद उन सारी चीज़ों का असर होना बंद हो गया। इनफैक्ट जब हमें फ़ोन आते थे धमकियों के और जान ले लेंगे वगैरह वगैरह, तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन ऑफर भी किया गया था, जो लेने से हमने मना कर दिया, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय था। मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा, और मैंने और सुदीप्तो दादा ने एक डिस्कशन किया, और मैंने कहा कि अगर भारत देश के अंदर रह के मैं आज अगर इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने के बाद अगर मुझे पुलिस के घेरे में घूमना पड़े, तो ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। ये भारत के अंदर ये मेरा देश है, और मैं खुल के बोलूँगा और खुल के जीऊँगा। तो वो हमारा अप्रोच था, और अब तो खैर आदत सी हो गई है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस्तर के वक्त भी जो होगा देख लेंगे। दादा, अंतिम एक सवाल है। आप तीनों डायरेक्टर बैठे हैं, रीजन सिनेमा से भी हैं और आप मेन सिनेमा से भी हैं। आप फिल्मों में जब कास्ट करते हैं तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं। कास्ट को लेके लोग कई बार फेसबुक पे भी डालते हैं, ये चल रहा है आजकल, कास्ट ऐसे करते हैं। तो आप तीनों डायरेक्टर, आप थोड़ा थोड़ा बता दें कि आप फिल्म में कास्ट कैसे करते हैं, एक्टर की जब कास्ट करते हैं, उसका वो सवाल है मेरा। और दूसरा साथ में एक सवाल ये है कि हम ना काफ़ी रिसर्च, लगभग हमारे जो एरिया में है फिल्मों में रिसर्च नहीं होती, क्योंकि जो वेस्टर्न सिनेमा है उसमें काफ़ी रिसर्च होता है, काफ़ी माइन्यूटली काम होता है। जैसे दादा ने एक एग्जांपल दिया था कि जो वो कार थी जो लेके जा रही थी उनकी अस्थियों को, तो वो कार का क्या हुआ होगा, क्या है, तो ऐसे करके मतलब काफ़ी जो रिसर्च के जो वर्क हैं वो कितना होता है या नहीं होता, कितना वर्क करते हैं। 2 सवाल हैं, कास्ट को लेके तीनों डायरेक्टर से और रिसर्च को लेके। कोई भी आदमी अपनी फिल्म बनाएगा, खराब कास्ट लेगा ही क्यों? नहीं तो फिर हर फिल्म में आपको उसके भाई बहन भतीजे दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। वहाँ ऑडिशन होता है, जो उसके लिए उपयुक्त होता है वही उसमें कास्ट किया जाता है। नहीं तो फिर
मेरी वाइफ भी पिछले 3-4 साल से मेरे को बोल रही है, तो मेरे को तो कभी किसी फिल्म में लिया ही नहीं, तो मैं उसको कैसे बोलूँ? नहीं तो मैं ले चुका हूँ तब तक किसी फिल्म में उसको छोटा रोल देने के लिए। ऐसा नहीं होता है। जो जिसकी एक साधना है, जो काम कर रहा है, जो ऑडिशन के लिए रोज़ दौड़ता है, उसकी बाकायदा आजकल एजेंसी है, उनके पास डेटा होता है, वही हमारे पास भेजते हैं। या हम जिनको जानते हैं, जिनका काम हमने नाटकों में देखा होता है या शॉर्ट फिल्म में देखा होता है, हम 100% उस तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि जो हमारे पास भी जो टूल्स है, अगर मेरे पास हथौड़ी नहीं दोगे तो मैं फर्नीचर बनाऊंगा कैसे? मेरे पास हथौड़ी होनी तो चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर आप एक प्लास्टिक की हथौड़ी ले लो, तो वो उससे मैं ठोक ही नहीं पाऊंगा। मुझे वो सशक्त आयरन की जिसपे जंग ना लगता हो ऐसा हथौड़ी चाहिए होगा। तो मैं जब कास्ट करूंगा या कोई भी कास्ट करता होगा हम में से डायरेक्टर, वो यही देख के कास्ट करता है कि मेरे रोल को फिट बैठता है, जो मैंने तस्वुर किया हुआ है उस तस्वुर में पूरा उतरता है। और वो एक्टर भी लेकर आता है अपने साथ एक बैगेज। वो जब आप काम करने आता है तो वो अपने साथ अपना भी तो कुछ लेके आता है जो उसमें जोड़ता है। तो मैंने चुन लिया होगा पंकज त्रिपाठी, लेकिन पंकज त्रिपाठी ने जो ऐड किया होगा पंकज त्रिपाठी ने ऐड किया, मैंने नहीं ऐड किया, वो उसका क्रेडिट है। हाँ देखिए, सबका लगता है कि यार हम करते तो हम भी अच्छा करते हैं, लेकिन फिर वो कहानी फिर कभी। और दूसरा क्या सवाल था? इसमें कास्ट वाले में मैं ऐड करता हूँ। मैंने आपको पहली बार जींद फेस्टिवल में देखा था, आप जजमेंट पे बैठे थे, आपकी मोटी मोटी आंखें हैं और आप अभिनय से बिलोंग करते हैं। तो मैं डायरेक्टर के नाते मुझे कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी कहीं पे भी दिखाई देती है तो मैं उनको ऐसे एक ही बार में ऐसा देख लेता हूँ कि हाँ काम के हैं। हाँ ये सच है सर। दूसरा, कभी भी इत्तेफाक से ऐसा होता है कि आपका काम जब सामने आ जाता है तो फिर हम पहुँच जाते हैं। मैं डायरेक्टर के नाते भी और मैं कास्टिंग में भी एक लंबा टाइम दिया मैंने मुंबई में। तो दूसरा, तीसरा ये रहता है कि आप पे कोई रिस्क, नए बंदे पे कोई भी रिस्क लेने से डरते हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर खासकर, कि आप टाइम जाया जाएगा, लाइट, कितना सारा खर्चा लग रहा होता है। 1-1 मिनट आप हाथ पैर जोड़ के लोकेशन लेते हैं हरियाणा में और आपने 5 रीटेक ले लिए, तो मुझे लगता है सबसे, मैं प्रोड्यूसर भी उस नाते बताऊं तो वो बड़ा रिस्की होता है। आप भावुक हो गए, सर ने बोला ना कि आपको लगता है कि मैं इनकी जगह मैं भी कर देता, लेकिन नहीं होता। जब चारों तरफ से लाइटिंग लगती है, 2 कैमरे लगते हैं और एक्शन बोलता है तो बहुत फंबल आते हैं, तो उस डर की वजह से। बाकी मेरे से विपुल जी आप और उत्तर दे दीजिए इसका। फिर देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कास्टिंग को लेके ना बॉलीवुड के बारे में मैगजीनों में और हर न्यूज़ चैनल पे अलग अलग खबरें छपते रहती हैं। उनमें से 80% खबरें गलत होती हैं। कास्टिंग का सिर्फ एक ही अच्छा तरीका है, ऑडिशन। चाहे वो जैसे मेरी फिल्म में मुकेश छाबरा ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, वो ऑडिशन करके भेजते हैं, जो अभी अमित जी ने भी यही कहा। और किसी एक्टर को हम पर्सनली जानते हैं तो हम उनको फ़ोन कर लेते हैं कि आप ये रोल करोगे क्या। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका है नहीं कास्टिंग का। तो ये एक आप बिल्कुल दिमाग में सोच लीजिए। और बाकी जो आप गॉसिप पढ़ते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। वो एक्चुअली रियल फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, वो कोई और इंडस्ट्री है, उसका हमारी इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। तो जो सही इंडस्ट्री है उसमें इसी तरीके से कास्टिंग होती है। चलिए चर्चा के सत्र को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि इसके बाद 4:30 बजे से हमारे चारों ऑडियंस में फिल्में स्क्रीन हो रही है और आज समापन समारोह भी है। मैं विपुल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, अमित राय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, हरिओम कौशिक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो यहाँ आए और अपने जीवन और अपने कृतित्व और जो जिस तरीके से वो काम करते हैं उन अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, शेयर किया। और एक जो बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है कि अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा, तो मैं सुन रहा था तो हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जो कहानी बन सकता है और वो कहानी फिर एक फिल्म बन सकता है और आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकता है। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद, आप यहाँ आए, इस सत्र को अटेंड किया। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। बिल्कुल, सदन की समझ बढ़ाने के लिए, सदन की समझ में जो हमारे अतिथियों ने अपनी समझ को जोड़ा है, उसके लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो अपने आप को नहीं कह सकते थे इसलिए। और अमित जी ने यहाँ पर एक राज जरूर खोल दिया, आप छोटी फिल्में बनाइए, छोटी फिल्मों में प्ले करिए तो बड़ी फिल्मों में अपने आप ले लिए जाओ।